हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे टाइप्स ऑफ कंपनीज में एक नई कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज निधि कंपनीज। निधि कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? बेसिकली ये डिपॉजिट्स लेती हैं, एक तरीके से लैंडिंग करती है मनी किसी भी बोरोअर को, जो किसके अगेंस्ट करती है? ज्वेलरी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, बेसिकली पैसा देने का काम करती है निधि कंपनी, एक तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, क्या क्या इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट इन इंडिया, कंसेप्ट कैसे आया, प्रिवेलिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ निधि, इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर या नेट ऑन फंड यहाँ पे कितना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स क्या है निधि कंपनी के, बेनिफिट क्या है निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बाय निधि कंपनी, जनरल रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशंस क्या है, शेयर कैपिटल और अलॉटमेंट क्या रहेगा, मेंबरशिप ऑफ निधि, ब्रांचेस ऑफ निधि कंपनीज, किस तरह से ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, अनएकोमोडेटेड टर्म डिपॉजिट बाय निधि, लोन्स बाय निधि, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी लोन कितना रहता है जो निधि कंपनी देती है, डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए निधि कंपनी में। नेक्स्ट आपका आता है इसमें डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर सर्टिफिकेट कैसे होता है, फाइलिंग ऑफ हाफ ईयरली रिटर्न कैसे रहेगी, पावर्स क्या है रजिस्ट्रार के कि वो कंप्लायंसेस को कैसे एनफोर्स करवाते हैं, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ आरबीआई नॉट अप्लाई टू नोटिफाइड एनबीएफसी। सारे प्रोविजन जितने भी निधि कंपनी पे लगते हैं और जितने भी आपके स्टडी मैट में बता रखे हैं आपको पढ़ने जरूरी है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम इस कंपनी के आज के लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, निधि कंपनी क्या है? निधि एक तरीके की कंपनी है जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि एक बिजनेस को कैरी ऑन करती है ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी, किसको? मेंबर्स को। और जो बोरोअर्स होंगे उनको किसके बिहाफ पे पैसा देंगी? या तो उनकी ज्वेलरी के अगेंस्ट देगी या उनकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लेंगे। ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट इन इंडिया, इंडिया में कंसेप्ट कैसे आया? निधि कंपनी एक तरीके की एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, जो एंगेज रहती है बिजनेस में, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड मेकिंग लोन। Recent failure in NBFC sector also extended to Nidhi companies, compelling the government to introduce prudential norms for such companies. बेसिकली कुछ टाइम पे अभी थोड़े टाइम पहले एनबीएफसी सेक्टर काफी हद तक फेलियर पे जा रहा था, तो उस टाइम पे निधि कंपनी के भी काफी इश्यूज रहे, तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजें इन पे भी स्ट्रिक्ट कर दी। द डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटी ऑफ निधीज आर गवर्न बाय आरबीआई एक्ट, और उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है। जो भी पावर्स दिए गए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्पशन टू निधि कंपनी, वो सब एडमिनिस्टर किए जाते हैं निधि से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर। जो भी डुअल कंट्रोल रहा है किसका? कंफ्यूजन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अब हम आपको क्लियर कर दे, निधि कंपनी दो एक्ट के अकॉर्डिंग चलती है, एक तो आरबीआई एक्ट एंड सेकेंड है आपका कंपनीज एक्ट। पुराना था आपका 1956। ठीक है, सिंस आरबीआई इज रेगुलेटर ऑफ ऑल द एनबीएफसी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो जो भी कमिटी बनेगी निधि कंपनी की वो भी प्रॉपरली कंट्रोल रहेगी बाय आरबीआई। ठीक है, प्रिवेलिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ निधि, एज पर सेक्शन 406 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब अभी जो हमने 1956 पढ़ा ये पुराना था और 2013 के बाद ये वाला एक्ट लग गया इन पे। निधि मीन्स अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड होती है एज अ निधि, जिसका मेन ऑब्जेक्ट ये रहता है कि वो कल्टिवेट करती है हैबिट्स ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग इट्स मेंबर, रिसीव करती है डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और लैंड भी करती है टू इट्स मेंबर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। जितने भी रूल्स हैं सब प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज। इन एक्सरसाइजिंग ऑफ पावर जो कन्फर्ड करी गई है अंडर सेक्शन 406, जिसको हम रीड कर सकते हैं विद सेक्शन 469 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करे कुछ निधि रूल्स 2014। अब निधि रूल्स क्या है? हर एक कंपनी जो भी डिक्लेयर्ड होती है एज अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, जो डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 620A सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, उन सब पे निधि रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। Every company functioning on the lines of Nidhi company
or mutual benefit society but has either not applied for or has applied for or is awaiting notification to be निधि और म्यूचुअल बेनिफिट, उन सब पे भी रूल्स लग जाएंगे। मतलब जिन्होंने अप्लाई नहीं किया बट एक्ट वैसा ही कर रही है, या अप्लाई कर रखी है और नोटिफिकेशन का वेट कर रही है एज अ निधि कंपनी और अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, उन सब पे भी सारे रूल्स निधि के फॉलो होंगे। एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि वो एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 406 ऑफ द एक्ट परफॉर्म करती है। इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है निधि कंपनी का? A निधि कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। एक तरीके की ये पब्लिक कंपनी होती है और इनमें मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होता है 5 लाख का। प्रेफरेंस शेयर्स ये लोग इशू नहीं करते। अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं निधि के, वो होंगे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और उसके बाद वो शेयर्स को रिडीम कर दिया। नो निधि शैल हैव एनी ऑब्जेक्ट इन इट्स मेमोरेंडम। एमओए वगैरह की यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यस उनका जो अदर वर्क है ऑब्जेक्ट का वो इनको डिफाइन करना पड़ता है। एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज निधि तो वो लास्ट में अपने नाम के बाद लगाती है निधि लिमिटेड। रिक्वायरमेंट्स फॉर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नेट ओन फंड। मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें चाहिए और नेट ओन फंड्स क्या है? रूल 5 सब रूल 1 ऑफ निधि रूल्स 2014 कहता है कि यहाँ पे कम से कम कुछ हमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए और नेट ओन फंड भी चाहिए। इट प्रोवाइड हर एक निधि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स रूल। दिस रूल्स मतलब जब 1 साल हो जाए उनको विद इन 1 ईयर, कम से कम उनके पास 200 मेंबर होने चाहिए, 10 लाख रुपए का या उससे ज्यादा का उनके पास नेट ओन फंड होना चाहिए, अनएकुम्बरेड टर्म डिपॉजिट ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो स्पेसिफाइड की गई है रूल 14 में, ये होना चाहिए। और इनका रेशो जो नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट है वो 1:20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इनको प्रोविजंस का ध्यान रखना पड़ेगा। नेट ऑन फंड क्या होते हैं? एग्रीगेट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व, जिसमें हम रिड्यूस करते हैं कोई भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस और इंटेंजिबल एसेट्स होती है वो, जो कब की करेंगे बैलेंस शीट, जो आपकी लास्ट ऑडिटेड होगी। ठीक है, द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द प्रोसीड्स ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर शेल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑन फंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ निधि कंपनी। इट अलाउ टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ओनली विथ इट्स मेंबर एंड विथ नोबडी एल्स। अपने जो मेंबर है उन्हीं के साथ कर रही है, बाहर के किसी और के साथ नहीं करेंगी। इन केस अ पर्सन विशेस टू प्लेस डिपॉजिट विद अ निधि और बोरो मनी फ्रॉम निधि, तो उसको सबसे पहले मेंबर बनना पड़ेगा। कम से कम उनको 10 शेयर्स लेने पड़ेंगे या 100 रुपए का शेयर्स लेने पड़ेंगे। जब ये कमेंसमेंट आई कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद से प्रेफरेंस शेयर्स बिल्कुल भी बंद हो गए निधि में। दे आर अलाउड टू ओपन ब्रांचेस एज पर कंप्लायंसेस विथ रूल 10 ऑफ द निधि रूल 2014। और इनको पैन इंडिया के अंदर कुछ वर्क नहीं करना, ये डू नॉट ऑपरेट ऑन अ पैन इंडिया बेसिस। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल आपको चाहिए 5 लाख। लोन्स में बी प्रोवाइडेड ओनली टू इट्स मेंबर एंड वो फुल्ली सिक्योर्ड होंगे। जो भी डायरेक्टर होगा निधि का शैल बी अ मेंबर और होल्ड करेगा ऑफिस कम से कम अप टू 10 consecutive ईयर्स ऑन द बोर्ड ऑफ निधि। निधि डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड, लेकिन 25% से ज्यादा नहीं करेंगी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा करती है तो उनको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। निधि shall adhere to the prudential norms for revenue recognition and classification of assets in respect of mortgage loan and jewel loans provided in rule 20। मतलब अगर जिसके भी बेसिस पे वो लोन वगैरह दे रही हैं तो उसके लिए उनको रूल्स 20 रूल्स के अंदर फॉलो करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेनिफिट क्या है इनकॉर्पोरेट करना निधि कंपनीज को। और निधि मोबिलाइज स्मॉल सेविंग मोस्टली ऑफ द मिडिल क्लास और डिस्बर्स कर देते हैं लोन्स टू एलिजिबल बोरिंग। मतलब कम छोटी साइज की एक कंपनी बन जाती है,
स्पीडली आपको लोन भी मिल जाते हैं, छोटी छोटी आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है, रीपेमेंट प्रॉपरली आपको पता है मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। निधि ऑफर करती है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑल्सो। तो ये क्या होता है, ये सीनियर सिटीजन लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है कि भाई जो इंस्टॉलमेंट बनी होती है पेमेंट कर दी और एक टाइम पे इनको मिलती रहती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निधि के जो होते हैं वो ज़्यादातर सीनियर पर्सन ही होते हैं, जिनको काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस होता है फाइनेंस वगैरह का, और सोशली वो एक्टिव रहते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जोड़ सके इस कंपनी में। रिटर्न ऑफ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बाय निधि कंपनी within 90 days from the close of its first financial year after its incorporation, and अगर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है तब भी 90 दिन के अंदर अंदर जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उनको अपने जितने भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं वो रिटर्न फाइल होगी इन फॉर्म NDH1 में, प्लस फीस भी जाएगी जो प्रॉपर कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014 में दिए गए हैं। प्रॉपरली सर्टिफाइड किया जाएगा बाय प्रैक्टिसिंग CA, CS और कॉस्ट अकाउंटेंट विथ, और ये सारा सबमिट किसके पास होगा, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। मतलब 90 दिन के अंदर अंदर आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की रिटर्न फाइल करनी है। नेक्स्ट, जनरल रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस क्या है। रूल 6 कहता है निधि कंपनी क्या क्या नहीं कर सकती। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करेगी जो चिट फंड से रिलेटेड हो, हायर परचेज से रिलेटेड हो, लीजिंग फाइनेंस से हो, इंश्योरेंस से हो, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज हो ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। इशू नहीं कर सकती प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, कोई भी अदर डेट इंस्ट्रूमेंट। ओपन एनी करंट अकाउंट विथ इट्स मेंबर, अपने मेंबर के साथ कोई भी करंट अकाउंट ओपन नहीं करेगी। एक्वायर नहीं कर सकती अनदर कंपनी बाय परचेज ऑफ सिक्योरिटी, या कंट्रोल the composition of the board of director of any other company in any manner, ये सब कुछ नहीं करेंगी वो, ठीक है। नेक्स्ट, कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन बिजनेस और बोरोइंग लैंडिंग इन इट्स ओन नेम, अपने नाम मतलब अभी जो कंपनी फॉर्म करी है उस नाम में कोई और काम नहीं करेंगी, ठीक है। निधि which have adhered to all the provisions of this rule may provide Nidhis which have adhered to all the provisions of this rule may provide locker facilities on rent to its members subject to the rental income from such facility, but वो amount जो भी रहेगा वो not exceed 20% of the gross income of the Nidhi at any point of time during the financial year। मतलब चाहे वो लॉकर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर सकती है अपने मेंबर्स को, एक्सेप्ट नहीं करेंगी डिपॉजिट फ्रॉम एनी लैंड अदर देन इट्स मेंबर के अलावा किसी और का पैसा वैसा नहीं लेंगी। प्लेज एनी ऑफ इट्स असेट्स लॉज बाय इट्स मेंबर एज सिक्योरिटी, किसी भी मेंबर से उसकी असेट नहीं लेंगी, ठीक है, जब तक कोई ऐसी डील नहीं होती उनके बीच में। डिपॉजिट्स या लैंडिंग मनी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ वो नहीं करेंगी। कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं आ सकती, एडवर्टाइज वगैरह नहीं कर सकती कि हाँ हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट इसमें नहीं अलाउ होती। It may be noted that private circulation of the detail of fixed deposit scheme among the members of Nidhi carrying the word for private circulation to member only। अगर वो कुछ भी अपने रूल्स वगैरह का सर्कुलेशन भी करती है तो जो सर्कुलर बनता है, जो भी पेज वो बनता है उस पर क्लियर लिखा होता है इट इज फॉर प्राइवेट सर्कुलेशन टू मेंबर्स ओनली। तो ये अदर कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती। ब्रोकरेज और कोई भी इंसेंटिव डिपॉजिट्स वगैरह उसके अंदर भी ये कोई लोन्स वगैरह ग्रांट नहीं करेंगे। ये सारी चीजें क्या है जिसमें प्रोहिबिशन है निधि कंपनी को, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट। हर एक निधि कंपनी शैल इशू इक्विटी शेयर एट अ नॉमिनल वैल्यू जो 10 रुपए से कम नहीं होगा, कोई सर्विस चार्ज इस पे लेवी नहीं होगा। निधि कंपनी अलॉट करेगी हर एक डिपॉजिटर को कम से कम मिनिमम 10 इक्विटी शेयर, या फिर इतने इक्विटी शेयर उनको करेगी जिसकी वैल्यू 100 रुपए बन रही है, ठीक है। इट मे बी नोटेड सेविंग अकाउंट जो भी होल्डर का होगा या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर होंगे एटलीस्ट होल्ड करें 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10, कम से कम एक इक्विटी शेयर तो उनके पास होना चाहिए। मेंबरशिप ऑफ निधि, अब निधि की मेंबरशिप कैसे मिलती है। निधि शैल नॉट एडमिट अ बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट एज अ मेंबर, ठीक है।
बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट इनकी मेंबर नहीं बन सकती। एवरी निधि शेल इंश्योर दैट इट्स मेंबरशिप इज नॉट रिड्यूस टू लेस देन 200 एट एनी टाइम। 200 तो इनको मेंटेन रखने ही पड़ेंगे। माइनर कभी भी मेंबर नहीं हो सकता निधि का। इट मे बी नोटेड दैट डिपॉजिट मे बी एक्सेप्टेड इन द नेम ऑफ माइनर, बट उसका मेंबरशिप नाम रहेगा गार्जियन और लीगल पर्सन का, और चाहे तो माइनर के नाम से भी वो डिपॉजिट्स वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ निधि। निधि पे ओपन ब्रांचेस कब कर सकती है ब्रांच ओपन? जब वो नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स कॉन्टिन्यूसली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। कॉन्टिन्यू टू 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अगर निधि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है आफ्टर टैक्स, तब वो चाहे तो अपनी ब्रांच ओपन कर सकती है। निधि में ओपन अप टू 3 ब्रांचेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट। उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो 3 ब्रांचेस तब ओपन कर सकती है। अगर निधि को ओपन करनी है 3 से ज्यादा ब्रांचेस उसी डिस्ट्रिक्ट में और एनी ब्रांच आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, इट शैल ऑब्टेन द प्रायर परमिशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर, और उनको प्रॉपर इंटीमेशन भी देनी पड़ेगी टू द रजिस्ट्रार अबाउट द ओपनिंग ऑफ एवरी ब्रांच विद इन 30 days ऑफ सच ओपनिंग। 3 से ज्यादा भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। निधि शैल नॉट ओपन ब्रांचेस और कलेक्टिव सेंटर और ऑफिसेज और डिपॉजिट सेंटर्स और बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड आउटसाइड द स्टेट जहां पे उनका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। रजिस्टर्ड ऑफिस जहां सिचुएटेड है उस स्टेट से बाहर जाके वो कुछ भी ओपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निधि शैल नॉट ओपन ब्रांच और कलेक्टिव सेंटर और ऑफिसेज और डिपॉजिट सेंटर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न उन्होंने प्रॉपरली फाइल नहीं की हो किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। निधि शैल नॉट क्लोज एनी ब्रांच। कब तक वो अपनी ब्रांच क्लोज नहीं कर सकती? जब तक वो प्रॉपर एक एडवर्टीजमेंट ना दे दे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में या वहाँ के जो जगह है वहाँ के न्यूज़पेपर में कम से कम एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द सच क्लोजर कि हम इसको बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट, fixes a copy of such advertisement or notice informing such closure of the branch on the notice board of a निधि for a period of at least 30 days। मतलब जहाँ पे आपके प्रीमाइसेस है उसके बाहर भी आप बोर्ड लगा के ये वाला पेपर आप लगाओगे जिसमें आपका क्लोजिंग का बताया होगा कम से कम 30 दिन पहले क्लोज करने के। इंटीमेशन भी करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को विद इन 30 days ऑफ सच क्लोजर होने के 30 days के बाद। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। रूल 13 क्या कहता है? निधि रूल्स 2014 का प्रोवाइड दैट एनी ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट जो भी एक्सेप्ट करी जा रही है निधि कंपनी से वो कम से कम मिनिमम पीरियड उसका 6 महीना रह सकता है और मैक्सिमम पीरियड 60 मंथ रहता है। रिक्यूरिंग डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ और मैक्सिमम 60 मंथ ही रहेगा। मतलब फिक्स डिपॉजिट 6 महीने से 60 महीने तक, रिक्यूरिंग डिपॉजिट 12 महीने से लेके 60 महीने तक। इन रिक्यूरिंग डिपॉजिट रिलेटिंग टू मॉर्गेज लोन जो मैक्सिमम पीरियड होगा रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स का वो कॉरेस्पॉन्डेंट रहेगा किसके? रीपेमेंट ऑफ पीरियड के। उसी तरह से उसकी रीपेमेंट रहेगी। जो मैक्सिमम बैलेंस होना चाहिए आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में एट एनी गिवन टाइम वो आपका क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट रहता है शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर मिलेगा वो 2% से ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी आपके सेविंग अकाउंट में आपका मैक्सिमम बैलेंस रहता है। निधि कंपनी ऑफर करती है आपको इंटरेस्ट किस पे? दोनों डिपॉजिट्स पे। जो भी रेट आपके रिजर्व बैंक बताती है उससे ज्यादा नहीं वो भी आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। A fixed deposit account or recurring deposit account shall be foreclosed by the depositor, but ये following condition उनको fulfill करनी है। निधि shall not repay any deposit within a period of 3 months from the date of its acceptance। अगर निधि repay नहीं करती है deposit within a period of 3 months from the date of its acceptance, तब अगर चाहे तो depositor अपना अकाउंट क्लोज करवा सकता है।
वेयर एट अ रिक्वेस्ट ऑफ अ डिपॉजिटर निधि रिपे करती है कोई भी डिपॉजिट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months, तब डिपॉजिटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। अगर निधि कंपनी उनको पेमेंट दे देती है आफ्टर 3 month, उसके बाद उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। वेयर एट अ रिक्वेस्ट ऑफ अ डिपॉजिटर, डिपॉजिटर ने खुद रिक्वेस्ट करी और निधि ने रिपेमेंट कर दी उनकी डिपॉजिट की बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच सच डिपॉजिट वॉज एक्सेप्टेड। मतलब जिस रीजन की वजह से वो डिपॉजिट लिया गया था, उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने से पहले अगर निधि कंपनी उनको रिपे कर देती है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल बनता है बाय निधि ऑन सच डिपॉजिट, वो रिड्यूस हो जाएगा बाय 2% फ्रॉम द रेट जो निधि कंपनी ऑलरेडी देती है। ठीक है, अगर सपोज करो रेट 10% है, तो 2% इंटरेस्ट उसमें से कट जाएगा और 8% इंटरेस्ट दिया जाए। द डिपॉजिट बीन एक्सेप्टेड फॉर अ पीरियड फॉर विच सच डिपॉजिट हैड रन, जितने पीरियड डिपॉजिट रहा है सिर्फ उतने पीरियड का उतना ही इंटरेस्ट 2% से कम होकर मिलेगा। It may be noted that in the event of death of a depositor, the depositor may be repaid prematurely to the surviving depositor or depositor in the case of joint holding with survivor clause, or to the nominee or to the legal heir with the interest up to the date of repayment at the rate which the company would have been ordinarily paid. अगर कोई भी ऐसा केस होता है जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो जाती है या उसकी कोई जॉइंट होल्डिंग है किसी के साथ, तो उस केस में जो भी उनका सर्वाइवर है या फिर नॉमिनी है या लीगल हायर है, उन सबको प्रॉपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। अनएनकम्बर्ड टर्म्स डिपॉजिट्स बाय निधि। रूल 14 क्या कहता है? हर एक निधि को इन्वेस्ट करना है, कॉन्टिन्यू इन्वेस्ट करवाते रहना है प्रॉपर टर्म डिपॉजिट्स विथ अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट अपने नाम पे, एंड अमाउंट विच शैल नॉट बी लेस देन 10% ऑफ द डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग एट अ क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ। मतलब जो आपका सेकेंड प्रीसीडिंग मंथ होगा आज की डेट से, उसकी सेकेंड वर्किंग डे पे आपको उससे बीच में आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट इन द सेंस आपको टर्म डिपॉजिट करते रहना है, इन्वेस्टमेंट करते रहना है। कहाँ पे? शेड्यूल कमर्शियल बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। इन केस ऑफ अनफोर्सिन कमिटमेंट्स और टेम्पररी विड्रॉल मे बी परमिटेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। अगर आप कुछ भी पहले ले रहे हो या आप कुछ विड्रॉल्स करवा रहे हो, तो उसके लिए निधि कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है रीजनल डायरेक्टर से कि वो क्यों रीपेमेंट करवा रहे। प्रॉपर कंडीशन स्पेसिफाई आपको रीजनल डायरेक्टर को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, लोन बाय निधि। रूल 15A कहता है निधि प्रोवाइड करती है लोन किसको? अपने ही मेंबर्स को। लोन प्रोवाइड करने के लिए उनको कुछ फॉलोइंग टर्म्स फॉलो करनी है। 2 लाख रुपी वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सच निधि फ्रॉम इट्स मेंबर इज लेस देन 2 करोड़। अगर मेंबर से उनको 2 करोड़ से कम का अमाउंट मिला है तो 2 लाख तक का वो लोन दे सकती है। अगर उनको 2 करोड़ और 20 करोड़ के बीच में मिला है मेंबर से, उस केस में वो 7,50,000 रुपीज दे सकती है। 12 लाख तक का लोन वो तब देंगी जब उनको 20 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ के बीच में उनको मेंबर से रिसीव हुआ। 15 लाख तक का लोन वो तब देंगी जब उनको अबव 50 करोड़ रुपीस मेंबर से रिसीव हुए, डिपॉजिट्स मिले हो। तो ये इनकी टर्म्स है लोन देने की। Where a निधि has not made profit continuously in the 3 preceding financial year, अगर निधि कंपनी को पिछले 3 सालों में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो अगर वो चाहें, ठीक है, और वी कैन से कैन बी अ मैंडेटरी, जो भी ये लोन की अमाउंट दी है वो चाहे तो इसमें 50% ही लोन प्रोवाइड कर सकती है। ये भी इनको एक प्रिविलेज मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर लोन अगर बोरोअर अर्लियर लोन में कभी डिफॉल्ट में रहा। ठीक, अमाउंट जो भी होगा डिपॉजिट का वो प्रॉपरली कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ निधि शैल गिव लोन टू इट्स मेंबर, किसके अगेंस्ट देगी? किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट देगी। कौन सी सिक्योरिटी, वो पढ़ते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी। एंड रीपेमेंट पीरियड उस लोन का रहेगा 1 साल के अंदर अंदर, उससे ज्यादा नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड द टोटल लोन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी वो रहेगा आपका शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द ओवरऑल लोन आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल। जो भी लोन दिया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो 50% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा ऑफ ओवरऑल लोन आउटस्टैंडिंग है, और उनका रीपेमेंट पीरियड रहेगा कम से कम 7 साल। 7 साल से ज्यादा नहीं रहेगा रीपेमेंट का पीरियड। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट, it may be noted that such security duly discharged shall be pledged with निधि and the maturity date वो सारी सिक्योरिटी की बियॉन्ड द लोन पीरियड नहीं होगी, या 1 साल, जो भी पहला आएगा उस टाइम पे आपको वो पेमेंट अब करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है किसी भी लोन पे? अ रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन एनी लोन गिवन बाय निधि शैल नॉट एक्सीड 7.5% अबव द हाईएस्ट रेट इंटरेस्ट, मतलब 7.5% से ज्यादा नहीं रहेगा। चाहो तो इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है। निधि शैल चार्ज द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोअर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम क्लास ऑफ लोन। अगर वो सेम क्लास ऑफ लोन किसी को दे रही हैं, बोरोअर्स को भी दे रही हैं, तब भी वो इतना ही रेट चार्ज करती हैं। डायरेक्टर्स इन निधि कंपनी, द डायरेक्टर शैल बी अ मेंबर ऑफ निधि, ये भी पढ़ लिया। 10 साल तक वो कॉन्सिक्वेटिवली टर्म अपनी होल्ड करेगा। डायरेक्टर चाहे तो एलिजिबल है फॉर रीअपॉइंटमेंट, बट वो कब होगा? 2 साल की उसकी एक्सपायरेशन हो जाए सर्विस की। Where the tenure of any director in case had already been extended by central government, तब वो टर्मिनेट तभी टेन्योर पे होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके लिए अप्रूव किया। अपॉइंटमेंट जो डायरेक्टर की होगी वो प्रॉपर वे से होगी और डायरेक्टर के पास डिन नंबर होना जरूरी है। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ निधि कंपनी। कौन कौन नहीं हो सकते एज अ डायरेक्टर अपॉइंट? कोई भी अनसाउंड पर्सन, जिनका अनसाउंड माइंड है, या इंसॉल्वेंट है, या अप्लाई करे हुए हैं फॉर एडजुडिकेटेड कि वो इंसॉल्वेंट है एंड उनकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग चल रही है। नेक्स्ट इसमें एक और आता है आपका, ही हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस। अगर वो पर्सन ने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जो मॉरल ट्रिब्यूट या अदरवाइज से रिलेटेड है और उनको इम्प्रिजनमेंट हो रखी हो कम से कम 6 महीने की, और उस इम्प्रिजनमेंट को खत्म हुए 5 साल ना हुए हो, तब तक वो पर्सन क्वालिफाइड नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। Provided that if a person has been convicted of any offense and sentenced in respect of imprisonment for a period of 7 years or more, तो वो तो कभी भी डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता इन एनी कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर उसने कुछ भी डिस्क्वालीफाई किया हुआ है ऑर्डर, किसका? जो भी ऑर्डर कोर्ट ट्रिब्यूनल ने पास किया हुआ है, और अगर उसने डिस्क्वालीफाई कर रखा है तो भी वो अपॉइंटेड नहीं हो सकता। अगर उसने उसके बिहाफ पे कोई भी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर कॉल्स की अनपेड है और उसके 6 महीने लैप्स हो गए हैं, तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता। उसके बाद अगर उसने कुछ भी ऐसा ऑफेंस कन्विक्ट किया है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से है अंडर सेक्शन 188 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट प्रीसीडिंग 5 years, या उनके पास डिन नंबर नहीं, ठीक, तो ये सारे केसेस में वो अपॉइंट नहीं हो सकता। नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ निधि कंपनी और एनी अदर कंपनी, अगर वो कॉन्टिन्यूसली 3 साल प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर अगर फेल हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न पे करने के लिए, या फिर अगर वो फेल हो जाता है रिपे द डिपॉजिट जो उसने एक्सेप्ट किए हैं, या उन पे इंटरेस्ट जो बन रहा है, या कोई भी रिडीम एनी डिबेंचर ऑन ड्यू डेट, या उन पे पेमेंट, या कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर उन्होंने करा है लेकिन उन्होंने पे नहीं करा, ऐसा कोई भी फेलियर है, उस केस में भी वो पर्सन अपॉइंट नहीं हो पाएगा एज ए डायरेक्टर। ठीक है, ये वही आपकी डिस्क्वालिफिकेशन चल रही है जो बेसिकली डायरेक्टर्स में होती है। ठीक, नेक्स्ट,
डिविडेंड 25% से ज़्यादा नहीं दे सकती, और 25% से ज़्यादा चाहिए तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर का, ये रूल 18 कह रहा है। और फॉलोइंग कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी, क्या? जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे वो अमाउंट एन इक्वल अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है किसमें? जनरल रिजर्व में। देयर हैज बीन नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट और इंटरेस्ट, कोई भी आपका डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और आपने सारे रूल्स प्रॉपरली फॉलो किए होने चाहिए जो निधिज में दिए। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एक ऑडिटर आप कैसे अपॉइंट करते हो? निधि शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन one term of 5 consecutive years, and Nidhi shall not appoint or reappoint a audit firm for more than two terms of 5 consecutive year। जो नॉर्मल एक ऑडिटर कंपनी के लिए अपॉइंट होता है वही टर्म यहाँ पे भी दी है। अगर कोई इंडिविजुअल को आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो उसकी टर्म 5 साल होगी, और अगर कोई फर्म को आप अपॉइंट कर रहे हो तो उसकी टर्म 10 साल रहेगी। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट एन ऑडिटर shall be eligible for subsequent appointment after the expiration of 2 years from the completion of his term or its term। 2 साल के बाद वो subsequent appointment भी करवा सकते हैं। In case of an auditor, अगर period for which he or he has been holding office as auditor prior to the commencement of these rules, तब भी उनका जो पीरियड रहेगा कैलकुलेशन का वही रहेगा 5 साल और 10 साल। ऑडिटर सर्टिफिकेट बिल्कुल चाहिए, फर्निश करवाना पड़ेगा आपको एक सर्टिफिकेट हर साल कि जो भी आपकी कंपनी है वो प्रॉपरली सही से काम कर रही है, वो प्रॉपरली अनेक्स्ड होगा कि आपने सारे कंप्लायंसेस प्रॉपरली फॉलो अप किए। ठीक है। नेक्स्ट, फाइलिंग ऑफ हाफ ईयरली रिटर्न। रूल 21 कहता है निधि रूल्स का कि हर एक निधि कंपनी को हाफ ईयरली रिटर्न भी फाइल करनी है विद द रजिस्ट्रार। कौन से फॉर्म में? NDH 3 में, within 30 days from the conclusion of each half yearly, और इसको भी उनको सर्टिफाइड करवाना है CS in practice, CA in practice या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। पावर्स क्या हैं रजिस्ट्रार के टू एनफोर्स कंप्लायंसेस? रूल 23 यहाँ पे कहता है द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन या रिटर्न्स निधि से मंगवा सकते हैं जब उनको जरूरत है, टाइम टू टाइम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी निधि विच हैज वायलेटेड दिस रूल्स, और फेल कर दिया इन टर्म्स ऑफ जो भी उन्होंने फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं MOA AOA में, या जो भी कंसर्न रीजनल डायरेक्टर है वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी स्पेशल ऑफिसर को कि वो जाए और मैनेजमेंट चेक करे निधि कंपनी की। बिल्कुल ये सारे राइट्स हैं रजिस्ट्रार के। It should also be noted that an opportunity of being heard shall be given to the concerned Nidhi by the regional director before appointing any special officer। स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करके वहां भेजें उससे पहले एक बार आप निधि कंपनी से बात कर सकते हैं। ठीक है। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ RBI एक्ट नॉट अप्लाई टू नोटिफाइड NBFC। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं RBI के जो नोटिफाइड NBFCs पे नहीं लगते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है एक मास्टर सर्कुलर जो उन्होंने इशू किया था कब? 1 जुलाई 2014, जिसके अंदर उन्होंने सर्टेन एग्जेम्पशंस दी थी कुछ प्रोविजंस पे, जैसे आपका सेक्शन 45 IA, IB, IC जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, शैल नॉट अप्लाई टू एनी NBFC कंपनी जो भी नोटिफाइड की गई है अंडर सेक्शन 620A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, जिनको हम निधि कंपनी भी कहते हैं। जो भी प्रोविजंस कंटेन है इन NBFC in terms of acceptance of public deposits, Reserve Bank Direction 1998 shall not apply to, वो सारी चीजें अप्लाई नहीं होंगी किसी ऐसी कंपनी पे जो म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी में आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिविलेजेस क्या है बाय निधि कंपनी? सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 कहता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी shall apply subject to the modification that in case of a निधि कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट सर्व्ड होते हैं वो सिर्फ मेंबर्स के बीच में होंगे who hold share more than 1000 rupee in face value or more than 10% of total paid up share capital of the nidhis whichever is less।
जो भी आपकी मेन मॉडिफाइड जो डॉक्यूमेंटेशंस होंगी वो आपको इन्हीं मेंबर्स के आगे देनी है। जो अदर शेयर होल्डर हैं उनके पास डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा वो आपका न्यूज़पेपर के थ्रू सर्कुलेट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रिविलेज है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन 42, एक्सेप्ट सबसेक्शन 1। जो आपके एक्सप्लेनेशंस वगैरह दिए इन सबके एक्सेप्ट में आपको प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से छूट है, प्रिविलेज मिलता है आपको। सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, सेक्शन 62, सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर भी आपको थोड़े से प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी में भी आपको प्रिविलेज मिली हुई है अंडर सेक्शन 136 सबसेक्शन 1। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 160, उसकी भी आपको प्रिविलेज मिली है क्योंकि आप यहाँ पे रूल्स फॉलो कर लेते हो निधि रूल्स के। मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, इसमें भी प्रिविलेजेस हैं। मतलब अगर आपसे लिस्ट ऑफ प्रिविलेज पूछे तो आपको सेक्शन ऑफ प्रिविलेज का नाम देना है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस, इनमें भी आपको प्रिविलेज। तो दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ अ निधि कंपनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी रूल आपसे पूछ सकते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आपको अच्छे से याद करनी ज़रूरी है और टाइम टू टाइम रिविजन भी होना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर एक दो पॉइंट और रह गए हैं जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करके इस चैप्टर को कवर करेंगे। लेक्चर्स ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा बन गया क्योंकि एक टॉपिक मैं चाहती हूँ एक ही लेक्चर में कवर अप हो। अब आगे क्या रहेगा, थोड़े से लंबे लेक्चर्स भी रहेंगे, कुछ छोटे छोटे भी रहेंगे। एक टॉपिक एक लेक्चर में हम कोशिश करेंगे उसको वहीं कवर। ठीक, तो आप इस तरह से प्रॉपरली अपना रिविजन करो छोटे छोटे में। ठीक है, जो आपने कल पढ़ा है पहले आप उसको रिवाइज करोगे अच्छे से। अगर वो आपको अच्छे से याद हो गया तभी आप आगे मूव ऑन करोगे नेक्स्ट लेक्चर। तो अब हम आगे का चैप्टर नेक्स्ट सेक्शन में कवर अप करते हैं। थैंक यू।